सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज जो है आज की इस वीडियो में, जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है, पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है आपका। और इस वाले वीडियो में हम पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर जो थर्ड है, जिसका नाम है क्या, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस वाले चैप्टर के जो है हम नोट्स करने वाले हैं, और इस वाले चैप्टर को नोट्स के साथ में पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरीके से अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस चैप्टर की ओर। तो देखो भाई, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले चुनाव को समझते हैं। तो चुनाव क्या होता है कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने शासक को या प्रतिनिधि को चुनते हैं। वही चुनाव क्या होता है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी गतिविधि है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने शासक को चुन सकते हैं। मान लो भाई क्या है, ये जनता है, ये राजा है या फिर ये प्रधानमंत्री है। अब भाई इसको चुनना है, कई सारे लोग खड़े हुए थे, तो फिर भाई इन लोगों ने क्या किया, इसको चुन लिया। तो भाई यही क्या बन जाएगा, अब हमारा शासक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे आज के टाइम पर होता भी है। नरेंद्र मोदी को हमारे द्वारा ही तो चुना गया है। अब भाई देखो क्या होता है, बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है। उदाहरण के उदाहरण के लिए भाई क्या हो सकता है, उदाहरण के लिए जो होता है, राज्य होता था, है ना। और जो उसका जो होता था, क्या होता था, पुत्र, सॉरी, यहाँ पर राज्य नहीं, राजा, है ना। राजा होता था भाई, क्यों भाई, आपको पता होगा जो राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, उसमें भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना भाई। तो जो पुत्र होता था वही क्या बनता था, वही उसका उत्तराधिकारी बनता था। ठीक। और चुनने की व्यवस्था इस टाइम पर नहीं थी, किंतु वर्तमान समय में चुनाव जो है ये होते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत जो थी ये यूनान से शुरू हुई थी। लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूनान से हुई थी। यूनान एक शहर था, उस शहर का नाम था एथेंस। यहाँ से जो थी लोकतंत्र की सर्वप्रथम जो थी वो शुरुआत हुई थी। क्लियर है। और भाई क्या हुआ था इस टाइम पर, यूनान में एथेंस नगर के जो लोग जो थे वो अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते थे। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप का भाई मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जाकर के अपने प्रधानमंत्री या फिर अपने शासक को डायरेक्ट जाकर के क्या करते थे, ये वोट दे करके चुनते थे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि भाई मान लो ये आम नागरिक है, ये क्या करेगा, ये अपने विधायक को वोट देगा जा करके। और ये विधायक आगे जा करके भाई हमारे जो भी शासक होगा या पीएम होगा, उनको जो होगा ये चुनेगा। यानी भाई हम डायरेक्ट वोट नहीं देते ना, हमारे द्वारा जिसको हम चुनते हैं वो जा करके इसको वोट देता है। लेकिन यूनान में क्या होता है कि डायरेक्ट वोट दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को या जो भी राष्ट्रपति है वहां पर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। और भाई क्या है कि भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता। क्यों क्यों नहीं चल सकता भाई, हम डायरेक्ट वोट जा करके क्यों नहीं डाल सकते भाई। इसका यही कारण है कि आबादी। क्या कारण है, आबादी। क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसमें भाई हमें अपने प्रतिनिधित्व को अप्रत्यक्ष रूप से चुनना पड़ता है। अगर भाई जनसंख्या ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ये पूछा जाना या फिर वोट डलवाना, ये कहीं ना कहीं जो है ये असंभव है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भारत की चुनावी प्रणाली कैसी है, जो सबसे आगे होगा वही जो है वो जीतेगा। इंग्लिश में भाई इसको कहते हैं फर्स्ट, सॉरी, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट सिस्टम। यानी कि चुनावी जो भी होगा, चुनाव क्षेत्र में सबसे आगे होगा या होता है वही जीतता है, ये इसका कहा गया है। अब देखिए, लोकसभा के चुनाव में 543 सीटें चाहिए होती हैं, इन पर वोटिंग होती है। और 1948 में की जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था ना, 1948 में, इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी को 543 में से आधे मिले थे। ठीक है, यानी कि भाई कितने मिल गए थे, 500, सॉरी 415 जो थे वो मिल चुके थे, यानी 48%। लेकिन इस इनको जो था, जो आगे जाकर के इनको 48% वोट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो थे वो 48% ही जाकर के वोट मिले। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है भारत की चुनावी प्रणाली। ठीक। अब देखो, चुनाव आयोग का क्या है, या चुनाव आयोग जो है वो क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि चुनाव आयोग असल में है क्या। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ अब ठीक है।
अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं। हाँ, अब देखो चुनाव आयोग क्या है कि चुनाव आयोग भारत में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जो होता है, इन देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके पदों के लिए जो होता है वो होते हैं। ठीक, चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 1950 से 1989 तक जो था एक सदस्य हुआ करता था, जिससे मुख्य चुनाव जो थे आयुक्त कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता था। किसमें होता था? जो कि चुनाव सभा में रहता था। परंतु आज के टाइम पर भाई क्या है कि चुनाव सभा में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी कि भाई एक जो होगा चुनाव आयुक्त में मैन होगा, 2 जो होंगे उसके हाथ के नीचे काम करेंगे, कुछ इस टाइप से, है ना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य जो होता है वो 6 वर्ष तक का रहता है तथा सीमा जो रहती है 65 साल। यानी भाई ये अगर एक बार लग जाते हैं चुनाव आयुक्त में तो इनके भी चुनाव होते हैं, लेकिन 6 साल में। और ये रिटायर कब होते हैं? ये 65 साल की एज के बाद रिटायर हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से, है ना। और क्या रहता है? और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक होता है और सीमा 62। अब चुनाव आयोग के कार्य क्या है, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं। अब देखो, पहला चुनाव आयोग का कार्य यही होता है कि मतदाता सूची तैयार करना। यानी कि जो भी जीतने वाला मतदाता है या जीतने मतदाता है, जितने भी मतदाता हैं उन सभी का भाई क्या करना, उन सभी के उनके नाम जो हैं उनको एक सूची में लिखकर तैयार करना और उनकी जो है जानकारी राजनीतिक दलों को या उन दलों का पंजीकरण करवाना। है भाई इसका जो चुनाव आयोग होता है इसका काम क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि ये क्या करेगा, ये भाई जो भी इलेक्शन हुए हैं उनमें जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं उन सभी का नामांकन करेगा, ये नाम लिखेगा अपनी अपनी उसमें लिस्ट में। इससे भाई क्या रहेगा कि इसको पता रहेगा कि इतने लोग जो है वो चुनाव में खड़े हुए हैं। ये और भाई उनका जो है रजिस्ट्रेशन भी ये करता है। कौन? चुनाव आयुक्त। चुनाव करवाना चुनाव आयुक्त का एक महत्वपूर्ण काम होता है। हमारे देश में चुनाव करवाने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग को जो होता है वो तिथि तय करना होता है। तिथि यानी डेट, यानी कि चुनाव आयोग जो होगा वो क्या करता है, वो भाई चुनाव कब होगा और कहाँ होगा ये बात चुनाव आयोग ही बताएगा। चुनाव परिणाम जारी भी, यानी रिजल्ट जब निकालना होगा उसकी डेट भी कौन तय करेगा? चुनाव आयोग ही तय करता है। तो कुछ इस टाइप से रहता है ना। अब देखो आगे और क्या है, अब आगे का देखते हैं थोड़ा सा, और ये रह गया है। अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है भाई इसका मतलब क्या होता है? भाई इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क वयस्क यानी जो जवान है जिनकी उम्र 18 से प्लस है उन नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देते हैं। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और 1989 तक जो था उम्र सीमा जो थी पहले 21 21 थी। हाँ, पहले कितनी थी उम्र सीमा? 21, लेकिन आज के टाइम पर 18 कर दी गई है। तो ये चीज है, ठीक है। अब अगला वाला पेज पर चलते हैं तो देखते हैं अगले वाले पेज पर जो है वो क्या बताया गया। हाँ, इधर की साइड है, गलती से ऊपर चले गए थे। हाँ, अब देखो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब जो होता है वो क्या होता है? अब इसको देखते हैं कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो मान लिया जाना या मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश जो होता है एक ही निर्वाचन क्षेत्र में गिना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि खड़े होते हैं। मतदाता सूची को वोट देना होता है। जो भी मतदाता, जो भी व्यक्ति है, जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उनको वोट देना पड़ता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात जो होता है वो विधायिका सीट में हासिल हो जाए। देखो बेटा क्या रहेगा, ये जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो भी वोटर, जो भी पार्टियां खड़ी हुई हैं उनको भाई क्या होता है, उनको विधायिका में सीटें जो होती हैं वो हासिल हो जाती हैं। और क्या होता है कि विजयी उम्मीदवार जो भी जीतता है उनको वोटों का बहुमत हासिल हो जाता है। जैसे कि इसराइल और नीदरलैंड, इन दोनों देशों में भाई क्या होगा, क्या होता है
कि समानुपातिक व्यवस्था होती है। समानुपातिक व्यवस्था का मतलब होता है लोग खुद जाकर के वोट देते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है अगला वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि भारत में सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, इस वाली व्यवस्था को जो है वो क्यों अपनाया गया है। यानी भारत में जो जीतेगा, जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे, वही जो होगी उसी की सरकार स्थापित होगी। ये वाली प्रणाली क्यों अपनाई गई है भारत के अंदर, अब इसको समझते हैं। देखो किस प्रकार से और क्यों अपनाई गई है। क्योंकि भारत में जो है पार्टियों की जनसंख्या या फिर संख्या जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है ना। और भाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन है। यानी डायरेक्ट देखो भाई क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या बहुत है। जैसे भाई मान लो क्या है, एक ये देश है, इसमें भाई समानुपातिक होता है, यानी डायरेक्ट जाकर के जनता जो होती है वो वोट देती है किसको, अपने पीएम। मान लो ये अपने पीएम को चुन रहे हैं, ये पीएम है, और डायरेक्ट जनता जो होगी इसको वोट देगी, ठीक। लेकिन भाई हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में क्या रहता है, हमारे देश में मान लो ये देश है हमारा और ये हमारा प्रधानमंत्री है, तो इसको पता है कैसे चुना जाएगा। तो इसको भाई जो होगा, मान लो ये जो लोग हैं, लोग पता है किसको देंगे, लोग एमएलए को जाकर के वोट देंगे। किसको, एमएलए को पहले जाकर के वोट देंगे, और एमएलए जो होगा वो फिर चुनता है प्रधानमंत्री को, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि भाई हमारे द्वारा इसको चुना गया, इसके द्वारा इसको चुना गया, तो कुछ इस प्रकार से रहता है। लेकिन इसमें जो होता है डायरेक्ट जनता जाकर के वोट देती है। हमारे देश में ये वाली व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक। तो देखो भाई क्यों, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि जो पार्टी जो है उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा, और सिर्फ पार्टी की ही नहीं, लोगों की भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और भाई क्या है कि इस व्यवस्था को अपनाया गया, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली की व्यवस्था जो है काफी ज्यादा आसान है। इसे इसका कारण भाई जो है, इस कारण जो है इसको अपनाया गया है। समानुपातिक वाली व्यवस्था जो है वो छोटे देशों में ही चल सकती है, क्योंकि छोटे देशों में पार्टियों की संख्या जो होती है काफी कम होती है, इसलिए। अब देखो और क्या होता है। हाँ, अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि पृथक निर्वाचन का मंडल, इसका मतलब क्या है, पृथक निर्वाचन का मंडल। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो भाई क्या होता है कि चुनाव चुनाव के दौरान क्या, चुनाव के दौरान अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपने अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचन कहते हैं। इस व्यवस्था में गठबंधन की सरकार जो होती है बनती है, जैसे कि इजराइल और नीदर जो लैंड है, ऐसे देशों में जो है इस व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो अब इनके प्रकार देख लेते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो व्यवस्था है ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी, ठीक। अब देखो क्या होता है कि पूरे के पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ये इजराइल और नीदरलैंड में होता है। लेकिन जब पूरे के पूरे देश को बहुत दलीय सदस्य निर्वाचन, इसमें क्या होता है कि इसमें एक दलीय होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ कि एक दलीय कैसे होता है। देखो भाई मान लो इसने क्या कहा, इसने भाई कहा है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक दलीय क्या होता है, इसमें एक दलीय वाली व्यवस्था को अपनाया जाता है, ठीक। लेकिन वहीं हम बात करें इसकी, किसकी भाई, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये भाई बहुदलीय वाली व्यवस्था को अपनाता है। किसको, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाता है। बहुदलीय वाली जो व्यवस्था को जो देश अपनाता है वो कौन सा है, या फिर वो देश कौन कौन से, तो देखो अर्जेंटीना है और पुर्तगाल है, ठीक। और भाई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको भारत अपनाता है। भारत में भाई राष्ट्रपति और कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा और राज्य सदस्यों का जो है चुनाव, यानी सॉरी विधानसभा के जो सदस्य जो होते हैं इनके जो भी चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट जनता के माध्यम से ही होते हैं। तो इसीलिए भाई भारत में ये वाली व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक। अब देखो क्या होता है कि सर्वाधिक क्या, कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में अंतर क्या है। भाई देखो समानुपातिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव की व्यवस्था में अंतर क्या है। तो देखो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, सबसे पहले इसको समझते हैं। पूरे के पूरे देश में भाई क्या होता है, छोटी छोटी इकाई, भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। सारे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे भाई क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है या फिर जिला कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र यानी जिले में केवल जो होता है एक प्रतिनिधित्व ही चुना जाएगा। मतदान प्रत्याशी को वोट दिया जाता है। इसमें पार्टियों को वोटों के अनुपात से अधिक कम सीटें जो है वो विधायिका में मिल सकती हैं, कम सीट विधायिका में मिल सकती हैं, और विजयी उम्मीदवार
जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत जो है वो एक समान हो। ठीक, इस ये व्यवस्था कई देशों में अपनाई गई है, जैसे भारत, किंगडम, यूनाइटेड, ऐसे देशों में ये अपनाई गई है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक, अगर कोई सी भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ना समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को भाई क्या करना है आपको, और ज़्यादा शेयर करना है, और हाँ, बताना है कमेंट करके, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस कमेंट पर एक और वीडियो बना करके अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोग उस वाली वीडियो को अच्छे से देख करके कर सको। क्लियर है? तो मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो पे। मेरे चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम।